नमस्कार साथियों, मैं मंटू आपका अपने चैनल मंटू सर विथ स्टडी में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग अवगत होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फोर्थ पेपर सिलेबस में जो होता है लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी का पेपर उत्तर प्रदेश में देना होता है। तो इसी हिंदी विषय को हम लोग संपूर्ण अध्ययन के तहत क्या क्या इस विषय वस्तु इसके अंतर्गत है, किस किस पाठ को इसमें पढ़ना है, इसी का आज प्रथम हिंदी क्लासेस मेरा पहला क्लास में मैं हिंदी के संपूर्ण विषय को बताने जा रहा हूँ। आप भी पेपर पेंसिल ले करके हिंदी पढ़ने से पहले हिंदी के संपूर्ण विषयों को जान लीजिए। हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है और कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें हमारा ये हिंदी का सिलेबस कहाँ तक उसमें सहायक होता है, इसे जान लीजिए। चलिए जानते हैं कि हिंदी के में किन किन विषय वस्तुओं को हमें पढ़ना होता है। हिंदी सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी का परिचय हो जाए। मैं पढ़ाने से पहले जितना भी पढ़ाऊँगा सब प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ाई कराऊँगा। प्रश्न उत्तर से के ही माध्यम से पढ़ाते रहूँगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और आप भी इससे हमें भी पता लगे कि आप भी कुछ ज्ञान रखते हैं। ये रहा हिंदी। हिंदी है क्या? हिंदी एक भाषा है। तो भाषा किस धातु से बना है? अब भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा भास धातु से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। और हिंदी को भारत में भाषा के रूप में भारतीय संविधान में किस रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राजभाषा के रूप में। मालूम होगा, राजभाषा के रूप में है। ठीक है, राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बता सकते हैं राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद और भाग में? भाग 17 अनुच्छेद बताएं? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक नोट कर लीजिएगा। किसी भी भाषा की पहचान किस रूप में होती है, या भाषा का सार्थक रूप क्या होता है? ठीक है, भाषा का सार्थक रूप क्या होता है? भाषा का सार्थक रूप उसका वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य होता है। वाक्य किससे बना होता है? किससे जुड़ कर वाक्य पद से जुड़ करके बनाता होता है। पद किससे बना होता है? पद शब्द से बनाता है, और शब्द बना होता है वर्ण से। ठीक है, शब्द बना होता है वर्णों से। ठीक है, वर्ण से। शब्द बना होता है वर्ण या ध्वनि से। यानी हिंदी एक भाषा है। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई हो गया, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई वर्ण या ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। ठीक है, अब भाषा की लघुतम इकाई शब्द। ये हिंदी का परिचय हो गया। हिंदी एक शब्द के रूप में मैंने लिखा है। कौन सा शब्द बता सकते हैं? हिंदी एक मूलतः शब्द है। हिंदी मूलतः कौन सा शब्द है? हिंदी मूलतः फारसी शब्द है। नोट कर लीजिएगा, फारसी शब्द है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी का इतिहास किस से है? हिंदी का इतिहास किससे है? हिंदी का इतिहास जो है अपभ्रंश से है। हिंदी का इतिहास अपभ्रंश से है। ठीक है, हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ जो है, हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से है। अपभ्रंश।
अपभ्रंश है। ठीक है, किस अपभ्रंश से बता सकते हैं? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से नोट करते जाइएगा। ठीक है, हिंदी एक भाषा परिवार में आता है। किस भाषा परिवार का है? तो भरोपिया भाषा परिवार का। भरोपिया, हिंदी भरोपिया भाषा परिवार का है। हिंदी मूलतः फारसी शब्द है, हिंदी भरोपिया भाषा परिवार का है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी अपभ्रंश, हिंदी भाषा का इतिहास अपभ्रंश है। किस अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। नोट कर लीजिए, ये हिंदी से संबंधित कुछ हमारा परिचय हो गया। हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। तो इस भाषा में कितने उपभाषा हैं? ठीक है, हिंदी एक भाषा समूह है। ठीक है, तो उपभाषा कितने हैं? 5। इसके अंतर्गत बोलियां कितनी हैं? तो बोलियां 18। ठीक है, 18 बोलियां हैं। याद आ रहा है कुछ? इस तरह से हिंदी का ये परिचय हो गया। अब इस हिंदी भाषा के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं को पढ़ना है, इसे जानते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे डिलीट कर रहा हूं। ओके, डिलीट करें। अब हमें सबसे विस्तृत रूप से जानना है हिंदी के विषय वस्तु। हिंदी के भाषा के अंतर्गत किन किन विषयों को हमें पढ़ना है, ये जानना है अभी हम लोगों को। ठीक है, हिंदी विषय के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से हमने अभी बता दिया कि हिंदी एक जो हमारी है, हिंदी एक हमारा भाषा है भाई। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। पहले देख लीजिए किस तरह से बन रहा है। हिंदी एक भाषा है। ठीक है, इस एक भाषा है। कोई भी भाषा हम बोलेंगे, मुझे हिंदी पढ़ना है, इस हिंदी भाषा के मैंने जो अभिव्यक्ति की वह वाक्य का रूप लेता है। वाक्य पदों से बना रहता है। पद शब्द, शब्दों वर्ण या ध्वनि में खंडित होते हैं। यानी किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई वर्ण या ध्वनि होता है। वर्ण या ध्वनि। ठीक है, वर्ण या ध्वनि। वर्ण और ध्वनियों को मिला करके वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द थोड़ा सा, वर्ण जब स्वरों से मिल जाते हैं तो हमारा बनता है अक्षर। अक्षरों के समूह से शब्द। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद। पद जब पद पद का मिलकर आ जाएगा तो बनते हैं पदबंध। ठीक है, पदबंध। पदबंध जब मिल हो जाते हैं तो बनते हैं उपवाक्य। उपवाक्य। उपवाक्य से बनते हैं वाक्य। दिखाई दे रहा है? उपवाक्य से वाक्य। वाक्य जब मिलकर के, नोट कर लीजिए, वाक्य जब मिल करके बनते हैं, जब हम कोई वाक्य के बना देते हैं तो किसी वाक्य का प्राण तत्व होता है उसका रस। किसी वाक्य का प्राण तत्व होता है उसका रस। यानी वाक्य के पढ़ने से हमें क्या भाव महसूस हुआ, ठीक है, क्या आनंद आया, वह होता है रस। ठीक है, तो रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग छंद विचार में। इसके ऊपर छंद विचार। फिर इसके ऊपर हम लोग आएगा वाक्यों को जब मिलाते हैं तो आता है हमें अनुच्छेद। अनुच्छेद। ठीक है, थोड़ा सा डिलीट करेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा डिलीट करते हैं हम लोग।
अनुच्छेद। छंद हो गया। छंद के ऊपर होता है, जब हमें छंद अर्थ समझ में आएंगे, उन अर्थों को जब आगे लेके बढ़ा जाएगा तो होते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल। कई अनुच्छेदों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक पाठ या अध्याय तैयार होता है, और कई अध्याय जब तैयार हो जाएंगे तो एक पुस्तक का निर्माण होगा। पुस्तक, किताब तैयार हो जाएंगे, और जब कई किताबों का कलेक्ट हो जाएंगे तो होता है, कई किताब जब तैयार हो जाएंगे तब हमारा होता आता है साहित्य। हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य तैयार हो तो किस भाषा का साहित्य? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। ये हिंदी साहित्य वगैरह किसके अंतर्गत आया? एक हिंदी के अंतर्गत। यही था हमारा हिंदी, एक विशाल काय वृक्ष, इसके अंतर्गत ये सारा कुछ था। सारा ये हिंदी एक भाषा समूह था, एक भाषा ये था। हिंदी एक भाषा है, इस भाषा की ये सब अंग है। ये देखिए, हिंदी एक भाषा है, इस भाषा में की सबसे छोटी इकाई जो हो गई, सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि, फिर उसके बाद अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, पदबंध, उपवाक्य। अब इन्हें तोड़ते हैं, इन्हें जानते हैं। वर्ड इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ठीक है, लेटर। वर्ण हमें मालूम है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे। वर्ण, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ते चलेंगे एक एक चीज को। अब आएंगे वर्ण अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के हैं, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को व्यवस्थित रूप से सजा देंगे तो वर्णमाला तैयार हो जाएगा। स्वर वर्ण, कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 और परंपरागत रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 39, ठीक है। अब इन्हें जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वर्णमाला तैयार हो जाता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। अब वर्णों के जोड़ से क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला वर्णमाला, फिर इसके बाद वर्तनी पढ़ेंगे इसमें, फिर इसके बाद वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि पढ़ेंगे। इस वर्णों के प्रयोग से हम लोग ये तीन चीज पढ़ेंगे। इनके जो पढ़ने का ये सारा चीज है, अध्ययन क्षेत्र है, इनको कहेंगे फोनोमिक्स। फोनेमिक्स, ठीक है। फोनोमिक्स यानी वर्ण विचार। नोट करते जाइएगा, वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार। अब हम लोग ये पढ़ लिए वर्णों के बारे में, यानी जब भी हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। और इस फोनोमिक्स वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला, वर्तनी और संधि पढ़ देंगे, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है।
ये बना लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं, जब वर्ण वर्ण आपस में मिलते हैं तो अक्षर का निर्माण होता है, ठीक है, अक्षर का निर्माण होता है। और फिर उसके ऊपर शब्द है, शब्द में ही हम लोग सारा कुछ, शब्द में ही हम लोग को पढ़ना है। शब्द में क्या क्या पढ़ना है, यहीं पे हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक, लोकित्या, मुहावरे और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक और देशज, विदेशज, संकर शब्द, सारा कुछ यहीं पढ़ना है। तो यानी शब्द अपने आप में बहुत विस्तृत है साथियों, बहुत विस्तृत है। सारे कुछ शब्द के अध्ययन को कहते हैं, शब्द के सारे कुछ अध्ययन को कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार। नोट करते जाइएगा। अगर कभी कहीं बच्चे किसी ने कह दिया आज हम लोग के क्लास में मॉर्फोलॉजी का अध्ययन हुआ है, मॉर्फोलॉजी यानी शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कहीं हुआ है तो। अब इसमें हम लोग आइएगा, शब्द के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। शब्द के अंतर्गत पहले तो शब्द के वर्गीकरण, शब्द भेद, शब्द भेद करने के 4 आधार हैं, शब्द भेद करने के 4 आधार हैं। इन 4 आधार हैं जो कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना बनावट और रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे 5 हैं, ठीक है। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है, रचना या बनावट, फिर उसके बाद रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे, 4 ही हैं, 4 तरह के हैं, ठीक है। शब्द भेद करने के 4 आधार हैं। ये 4 आधार कौन कौन से हैं, इस तरह से उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है, और फिर उसके बाद रूप और अर्थ के आधार पर शब्द भेद करने के 4 आधार हैं। फिर इसी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इसी के अंतर्गत पढ़ना है शब्द विचार में ही, ठीक है। और शब्द भेद और अनेक शब्दों के एक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी और सारा कुछ जितना शब्द से संबंधित रिलेटिव है सब यहीं पढ़ना है, इसलिए इसको शब्द विचार मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द भेद, तत्सम, तद्भव सारा कुछ इसी में पढ़ना है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया कर दिया जाता है तो वहाँ पे शब्द जो है पद कहलाते हैं। पद से पद, अब पद कितने, तो 5 भाई, पद 5। कौन कौन, इन्हें 2 पार्ट में से बांट दिया गया है। जो विकारी पद हैं, विकारी पद हैं, इन्हें कहा जाता है संज्ञा, नोट करते चलिएगा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन्हें ये कहा जाता है, इन्हें विकारी पद। और ये यहाँ पे अव्यय, अव्यय तो अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के 4 भेद हैं। पद 5, जब पद वाक्य में प्रयोग हो गए, जब पदों पदों का मिल कर दिया गया तो पदबंध हो गए। पदबंध के 4 भेद होते हैं, पदबंध के 4 भेद, ठीक है, पदबंध के 4 भेद। देखिए कैसे पदबंध लिखा गया है, पद बंध लिखा गया है, पदबंध, ठीक, लिखा गया है पदबंध, पदबंध लिखा गया है। तो इस पदबंध लिखने में ही यहीं पे देखिए पदबंध, प जो है 4 की तरह है, तो पदबंध के 4 भेद हो गए। कौन कौन से, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेष, संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध 4, देखिए इसका पहला अक्षर ही बता रहा है प, तो 4 पदबंध 4 प्रकार के, ठीक है। पदबंध 4 प्रकार के, पदबंध को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज, नोट कर लीजिएगा। उपवाक, उपवाक, उपवाक 3 प्रकार के होते हैं, उपवाक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहीं लिखा हुआ उपवाक्य, उपवाक्य, इसका पहला अक्षर ही बता रहा है 3 प्रकार के, उपवाक 3 प्रकार के होते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उपवाक कितने प्रकार के, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। अब आए, उपवाक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ठीक है, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक होते हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण होते हैं।
ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, विशेषण उपवाक्य, इसका यहाँ पे इसका इधर कर देता हूं मैं। ओके, फ्रेज 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध कहते हैं, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध, और इन्हें दोनों को मिला करके क्रिया विशेषण पदबंध। इसका परीक्षा में किस तरह से आता है, इसका पहचान वाक्य लिखा रहेगा, कहेगा कि इस वाक्य में कौन सी पदबंध छिपा है। उपवाक, उपवाक को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउज, CLAUSE, क्लाउज, ठीक है। अब आइए उपवाक, उपवाक 3 प्रकार के, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक होते हैं। ये हो गए इनके परिचय, इनको फ्रेज क्लाउज। अब उपवाक्यों के मिला करके एक वाक्य में कम से कम 2 उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पे 8 और रचना बनावट के आधार पे 3। वाक्य के 6 तत्व होते हैं, वाक्य के 6 तत्व होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 6 तत्व, 2 अंग और भेद इसके अर्थ के आधार पे 8 और रचना बनावट के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और वाक्य, एक वाक्य में सामान्यतः एक वाक्य में 13 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। संपूर्ण वाक्य के सारे कुछ अध्ययन को हम लोग कहते हैं वाक्य विचार, सिंटेक्स। ये सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसे कहते हैं हम लोग सिंटेक्स। कहा गया कहीं कि सिंटेक्स की पढ़ाई हो रही है, यानी वाक्य विचार की पढ़ाई हो रही है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, वाक्य विचार। ओके, ये वाक्य विचार हो गया। ये वाक्य विचार यहां तक, पद तक रहेगा, पद तक, ठीक है। ये शब्द के लिए है, ठीक है, शब्द के लिए, शब्द विचार, मोर्फोलॉजी, ठीक। अब इसमें हम लोग हो गया वाक्य। वाक्य में मैंने बता दिया, वाक्य नोट कर देता हूं मैं वाक्य में, ठीक, वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। वाक्य, वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में 6 तत्व, 6 तत्व, 2 अंग और वाक्य के भेद। वाक्य के भेद करने के 2 आधार हैं, अर्थ के आधार पे 8 भेद, रचना बनावट के आधार पे 3 भेद, 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। वाक्य अर्थ के आधार पे 8, अ से अर्थ, आ 8, रचना के आधार पे 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब आइएगा, जब कोई वाक्य बन जाता है तो वाक्य बन जाता है तो वाक्य का असली उसका प्राण तत्व, तो उसमें रस और आनंद, उसका भाव, उसका अर्थ होता है। किसी भी पद, श्लोक, दोहा की रचना में छंद, अलंकार के प्रयोग के बाद उसका भाव और अर्थ देखा जाता है। जब किसी भी पद श्लोक से जब कोई भाव और अर्थ नजर आएगा तभी वो सही और अर्थ, तभी वह सही माना जाएगा कि सही में वाक्य है, सही में एक अनुच्छेद है, सही में एक सारांश है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ा जाता है ये
ये छंद विचार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। छंद विचार में पढ़ना होता है, इसको कहा जाता है छंद विचार को इंग्लिश में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स कहा जाता है, इसे कहा जाता है छंद विचार। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पहले शब्द शक्ति। शब्द शक्ति सुनेंगे आप, फिर छंद, फिर अलंकार, फिर उसके बाद रस। रस, रस के पिता भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। रसराज, रसराज, श्रृंगार रस, ठीक है। अब आइए, रस हो गया जब कोई भी वाक्य को प्रयोग करके एक अनुच्छेद तैयार हो गया। अनुच्छेद तैयार होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में आर्टिकल। आर्टिकल, कई आर्टिकल अनुच्छेद तैयार हो गया, कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो गया, तो एक पाठ तैयार हो गया जिसे कहते हैं लेसन, ठीक है। लेसन तैयार हो गया, कई लेसन के तैयार होने से एक बुक, उपन्यास, ठीक है, तैयार हो जाएगा। और कई उपन्यास के तैयार होने से, कई पुस्तकों के तैयार होने से, कई लेख जब जुड़ जाते हैं तो हिंदी साहित्य तैयार होता है। इस तरह से एक कंप्लीट हम लोगों को पता चला कि हिंदी में पढ़ना क्या है, हिंदी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी हम के विषय वस्तु के अंतर्गत हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं, किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य से लेकर के और इसके सबसे उच्चतम रूप में वर्ण या ध्वनि है। वर्ण या ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध, शब्द में ही सारा कुछ है। जब शब्द भेद हम लोग करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्धतत्सम और संकर शब्द आएंगे। फिर व्युत्पत्ति के आधार पे आएंगे। जब रूप के आधार पे आते हैं तो विकारी और अविकारी। विकारी को जब तोड़ते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय उसी में मिलता है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम आया कहाँ? संज्ञा सर्वनाम एक शब्द है, राम, पहाड़, पर्वत, नदी, ठीक है, सोना, ये सब क्या है? एक शब्द है। उसकी पहचान की गई रूप के आधार पे, तो शब्द भेद पता चला, ठीक है। शब्द भेद, उपसर्ग प्रत्यय इसी में पढ़ना होगा। संज्ञा सर्वनाम हमारा यहीं आया, ठीक है। अब आइए हम लोग को फिर इसके बाद जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में लगा देंगे, पदों को एक दूसरे से जोड़ देंगे तो पदबंध, पदबंध को इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, उपवाक्य क्लॉज कहते हैं। पदबंध कितने? प आपका अक्षर ये बताएगा कि पदबंध कितने, पदबंध 4, ठीक है, प ही बता रहा है। फिर इसके उपवाक का उ बताएगा, उपवाक कितने? 3, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए, एक बार मैं इसे बोल भी दे रहा हूँ। और उपवाक्यों को जोड़ने से आपके बन जाते हैं वाक्य। वाक्य के बारे में मैंने सब चीज़ बता दिया। वाक्य के 2 अंग, 6 तत्व, भेद करने के 2 आधार, ठीक है। वाक्य के बाद हम लोग शब्द शक्ति पढ़ना है। शब्द शक्ति के नाम सुने? वर्ड पावर। जैसे भागो शेर आ गया, तो शेर एक शब्द शक्ति वाला चीज है, एक उसमें शब्द है कि वो शक्ति है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। मालूम है? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति। फिर उसके छंद मैट्रिक्स, अलंकार, ऑर्नामेंट्स, रस, सेंटिमेंट्स, ये सारा कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको वाक्यों को जोड़ करके अनुच्छेद आर्टिकल बनना, जहाँ हम लोग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, और पाठ बोधन पढ़ेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। फिर उसके पाठ अध्याय कोई लेसन होगा, फिर सारांश, फिर उसके बाद पुस्तक, और उसके बाद हम लोग को अंतिम में पढ़ने लेना है सबसे प्रमुख ऊपर में हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य जो है हमारे हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य के 4 कालखंड है, ठीक है, 4 कालखंड है। हिंदी साहित्य के 4 कालखंड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये बहुत आसान है, आगे के क्लासेस में हम बता देंगे। इस तरह से हिंदी का सारा कुछ परिचय हो गया। थोड़ा सा और, हिंदी एक भाषा है, इस भाषा की सार्थक इकाई, एक बार मूव यहाँ से, हिंदी एक भाषा है, ठीक है, हिंदी एक भाषा है। इस भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। आप भी खींचिएगा।
देखिए, हिंदी एक भाषा है, इस भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये सार्थक इकाई है। आप भी लिख लीजिएगा, सार्थक इकाई है। ठीक है, हिंदी एक भाषा है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, ध्यान दीजिएगा, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ड या ध्वनि एग्जाम में आता है। सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि। ठीक, भाषा की लघुतम इकाई शब्द, ये लघुतम इकाई है। ठीक है, ये लघुतम इकाई है शब्द। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा भाष धातु से बना, भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना। ठीक है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, लघुतम इकाई शब्द, सूक्ष्मतम इकाई वर्ड या ध्वनि। जब वर्ड या ध्वनि का अध्ययन करते थे फोनोमिक्स, शब्द का अध्ययन करते हैं तो मॉर्फोलॉजी, सारा वाक्य के अंतर्गत पद, पदबंध, उपवाक्य जब और विराम चिन्हों का प्रयोग अध्ययन करते हैं तो कहते हैं हम लोग सिंटेक्स, वाक्य विचार। ठीक है, फिर उसके बाद छंद विचार, मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, अनुच्छेद वगैरह पढ़ते हैं, स्पोर्टिंग ईरर ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जब इतना कुछ ज्ञान हो गया तो हिंदी साहित्य की रचना करने लगते हैं। ये हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत। अब कहीं भी आप हिंदी पढ़ने जाइए आपको यही मिलेंगे, यही पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य से लेकर के वर्ण या ध्वनि तक, यही आपको पढ़ना होगा। देख लीजिए, अच्छी तरह नोट कर लीजिए, कंप्लीट हिंदी का सिलेबस ये रहा, सारा कुछ भेद के साथ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर इसमें विषयवार एक एक चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अक्षर, अक्षर को इंग्लिश में साइलेबल कहते हैं। शब्द, शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। पद, पदबंध फ्रेज, उपवाक्य क्लाउज, वाक्य सेंटेंस, सेंटेंस, छंद विचार मैट्रिक्स, यहाँ पे वर्ड पावर, छंद, मैट्रिक्स और अलंकार, ऑर्नामेंट, रस, सेंटीमेंट्स। ठीक है, ये सारा कुछ बता चुका हूँ, नोट कर लीजिए। आपके लिए, आपकी तैयारी में मेरा सहयोग रहेगा। आपसे बस ये उम्मीद है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।